ये वीडियो होने वाला है क्लास 12th केमिस्ट्री के बच्चों के लिए जिन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जिन्हें बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी नहीं पता है, जिन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, जिनसे रिएक्शन नहीं हो रही है, आईयूपीएसी का नोमेनक्लेचर नहीं हो रहा है, आइसोमेरिज भी नहीं आती है और रिएक्शन में दिक्कत आ रही है, कन्वर्जन ही नहीं पता है कि कन्वर्जन कैसे होना है, कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, टोटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत आ रही है। इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 4, जिसमें आज हम करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये वीडियो होने वाला है क्लास 12th के लिए बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि जिसने भी ये वीडियो देख ली अच्छे से मैकेनिज्म की और समझ लिया कि कौन सी रिएक्शन कैसे कैसे हो रही है, तो उसके लिए जो ऑर्गेनिक की रिएक्शन है और कन्वर्जन है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा और वो टोटली अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फुल आउट ऑफ 33 आउट ऑफ 33 एंड अदर जो इसकी ब्रांचेज हैं उसमें भी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नाउ स्टार्ट द वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आई एम मयंक भाटिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिससे आपको रिएक्शन का पता लग जाएगा कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को कैसे करना है। नाउ स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। नाउ व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, कि मैकेनिज्म क्या होती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है, इन एन ऑर्गेनिक रिएक्शन जो रिएक्टेंट है वो कंसिस्ट करता है आपका एक सबस्ट्रेट रिएजेंट को। सबस्ट्रेट रिएजेंट आपको पता है क्या होता है। तो सबस्ट्रेट रिएजेंट सबस्ट्रेट जो है वो अटैच होता है आपका रिएजेंट से और लीडिंग करता है एक इंटरमीडिएट को बना देता है और हमारा फाइंड करता है प्रोडक्ट को। सबस्ट्रेट या रिएजेंट आप जो भी ले लें, जैसे आपने ले लिया कार्बन प्लस O2 रिएजेंट ले लिया आपने C+O2, और या कोई भी रिएजेंट आपने किसकी प्रेजेंस में करवाया वो ले लिया, कैटलिस्ट वगैरह, और आपको एक इंटरमीडिएट बन गया। अब जब इंटरमीडिएट बना, वो इंटरमीडिएट आपका फाइनल नहीं बना, उसकी बैलेंसिंग वगैरह होगी तभी जाके आपको प्रोडक्ट बनेगा। इसी तरह हमारी एक मैकेनिज्म होती है रिएक्शन की, जैसे सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट इक्वल टू इंटरमीडिएट, और फिर बैलेंसिंग होकर आपको एक प्रोडक्ट मिल जाता है। इसी मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन को करने के लिए हमारे बहुत सारे इफेक्ट यूज़ होते हैं और बहुत सारी रिएक्शंस वगैरह हमारी होती हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट हमारा क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट होता है हमारा द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर का डिस्प्लेसमेंट होना परमानेंट तरीके से अलोंग सैचुरेटेड चैन ऑफ कार्बन एटम। जहाँ पर हमारी सैचुरेटेड चैन है कार्बन एटम की, तो सैचुरेटेड में हमारे कौन आते हैं, एल्केन्स आ जाते हैं। तो सैचुरेटेड चैन ऑफ कार्बन एटम वैन आइदर, अगर या तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो या वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम हो, वह आइदर इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम हो, या उसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव हो या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम अटैच्ड हो एक एंड के कार्बन एटम से। हमने क्या पढ़ा इंडक्टिव रिएक्शन इफेक्ट में, कि परमानेंट डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रॉन पेयर का कहाँ से हो रहा है, जहाँ पे सैचुरेटेड कार्बन की चैन है वहाँ से, और क्या उसमें या तो इधर इलेक्ट्रोनेगेटिव या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए या इलेक्ट्रोपॉजिटिव का जो है एटम वो अटैच होना चाहिए कार्बन की एक साइड से। तो हमें पता लग गया कि हमारा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। अब टू टाइप्स के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, ये ऑर्गेनिक रिएक्शन में आपका बहुत यूज होगा, ध्यान रखना। टू टाइप के होते हैं, प्लस इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। वैन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो आपका चैन ऑफ कार्बन एटम से, तो वहाँ पर आपका आ जाएगा प्लस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया हो, ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो डोनेट कर सकता हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा होता है आपका टर्शी, क्योंकि टर्शी के पास सबसे ज़्यादा एटम होते हैं आपके कार्बन में, तो वो हो जाता है आपका हो जाता है प्लस आई इफेक्ट सैचुरेटेड चैन में। फिर आ जाते हैं सेकेंडरी में सबसे कम होता है, और प्राइमरी में आपका सबसे कम ही हो जाता है एटम। देखते हैं अगर हम टर्शी में आपका एक स्टेबल चैन बन जाती है, तो वो उसकी वजह से ये प्लस आई इफेक्ट वहाँ पर ज़्यादा लग जाता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो जाता है, ठीक है। जो यहाँ पर बात हुई थी ऊपर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब क्लोरीन ब्रोमीन ये सब, या एच पॉजिटिव ये सब जो लग सकते हैं यहाँ पर, उनकी बात हुई थी। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप मतलब, विड्रॉ मतलब हो गया कि आपका विड्रॉ ग्रुप अगर अटैच होता है कार्बन एटम से, तो उसको कहते हैं हम, जैसे NO2 सबसे ज़्यादा होता है विड्रॉ में, CN हो गया आपका, COH हो गया, F हो गया आपका, Cl हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। विड्रॉ मतलब आपका होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, विड्रॉ मतलब लेना। तो विड्रॉ हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब आपका अटैच हो। जिसने एटम को दिया वो तो था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जिसने इलेक्ट्रॉन को लिया वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, NO2 होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब यहाँ से आपको दो इफेक्ट आपके पता लग गए।
ये आपको याद करने का, क्योंकि रिएक्शन या रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन जो आएंगे उनमें पूछ लिया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब आ जाता है आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आपकी ऑर्गेनिक रिएक्शन में। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कंप्लीट ट्रांसफ़र होना इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पेयर का, और पाई बॉन्ड, जिसका पाई बॉन्ड है टू वन ऑफ द एटम, किसी भी एटम का, विच इज़ यूजुअली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसकी प्रेजेंस में? जो अटैकिंग रिएजेंट है हमारा। मतलब हम किसी भी रिएक्शन को करवा रहे हैं, जैसे ये रिएक्शन देखिए यहाँ पर, अब अटैकिंग रिएजेंट है हमारा H पॉजिटिव, तो उसकी प्रेजेंस में जो पाई बॉन्ड है हमारा वन ऑफ द एटम, जिससे यूजुअली जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी प्रेजेंस में जो अटैकिंग रिएजेंट है वो हमारा कितना ट्रांसफ़र कर पा रहा है इलेक्ट्रॉन को, उसको हम कहते हैं हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। दो तरह के इफेक्ट होते हैं, ये टेम्परेरी इफेक्ट है और ये अकर होता है प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है, वरना इफेक्ट नहीं होगा। फर्स्ट आता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिसमें हम पॉजिटिव चार्ज को लेते हैं हमारे साथ, ठीक है, जो कि होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो यहाँ पर हो गया इफ़ अटैकिंग रिएजेंट अटैच, इफ़ अटैकिंग रिएजेंट जो है वो अटैच हो ऐसे एटम से जिसने विड्रॉ, विच विड्रॉ द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर को लिया हो, ठीक है, तो वो होता है आपका होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब सेकंड में देखते हैं। सेकंड में बोला है उसने हमारे को कि सेकंड में हमारा वो होगा, सेकंड में हमारा आ जाएगा हमारे पास इफ़ अटैकिंग रिएजेंट अटैच टू डेट एटम, जो अटैकिंग रिएजेंट है वो उस एटम से अटैच हो हुज इलेक्ट्रॉन पेयर विड्रॉ, जिसका इलेक्ट्रॉन पेयर ही लिया गया हो, तो उसको हम कहते हैं हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। वहाँ पर क्या था? जिसने विड्रॉ किया हो इलेक्ट्रॉन के पेयर को, और जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर को विड्रॉ किया हो, यहाँ पर था जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर को लिया हुआ, उससे अटैच होगा। अब यहाँ पर क्या है? इफ अटैकिंग रिएजेंट है उस एटम से होगा जिसने हमारे विड्रॉ पेयर को, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया था, ठीक है, ध्यान रखें, वहाँ पर उसने लिया था और जिससे हुआ था उससे होगा अटैच, ठीक है, ध्यान रखें। अब आते हैं रेजोनेंस इफेक्ट पे। रेजोनेंस इफेक्ट देखें, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना एक पार्ट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम के एक पार्ट से अदर पार्ट पर जाना, किसकी वजह से? रेजोनेंस के फिनोमिना की वजह से, उसको हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस जो है वो सबसे ज़्यादा होता है आपका बेंजीन रिंग में, जिसको हम प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट कहते हैं। ये आगे आप सीखेंगे अपने चैप्टर्स में। नेक्स्ट आता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। क्या होता है ये? इट इज़ अ टाइप ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन, ये होता है आपका इंट्रैक्शन जो होता है पाई इलेक्ट्रॉन और सिग्मा इलेक्ट्रॉन के बीच का इंट्रैक्शन, जो कि आपके नियर बाय होते हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में। ये इफेक्ट जो है वो तभी अच्छे से हो पाता है जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो है वो आपका अटैच किससे हो? एल्काइल ग्रुप से, मतलब टोटली आपकी चैन है वो अटैच हो आपकी एल्काइल ग्रुप से, या कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो हो वो आपका अटैच हो एल्काइल ग्रुप से। एग्जाम कंडीशन देख लेते हैं। अब हमें कंडीशन दिया है, जैसे अल्फा कार्बन है आपका हाइड्रोजन का, यहाँ पर हमने लिया H पॉजिटिव, हमने हटाया इस पोजीशन से, फर्स्ट वाली से, यहाँ से हटा दिया। नेक्स्ट किया तो हमारा नेगेटिव चार्ज वही है, डबल बॉन्ड भी वही है, अब हमने इस साइड से हटा दिया, ये वाला हटा दिया, तो यहाँ लग गया ना, वो हट गया। चैन को चेंज किया, जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर बन पाएंगे अल्फा कार्बन के, तभी हमारी जो रिएक्शन है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट वो अचीव हो पाएगा। पोजीशन को चेंजिंग कर रहे हैं हम। यहाँ पर देखिए, अब इसमें आ जाइए, इसमें हमारे जो है यहाँ पर देखिए हमने फिर से चेंजिंग किया, यहाँ पर अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आकर लगा इसमें, यहाँ पर, और यहाँ से हमने चेंज कर दिया। तो जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड इफेक्ट आपके हाइपर कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो है वो बन पाएगा, उतनी ही अच्छी आपकी रिएक्शन होगी। ये ध्यान से देखें कि ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड, उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगा कंपाउंड, ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट आ जाते हैं, कंडीशन क्या क्या होती है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की? मॉलिक्यूल डेट शो द हाइपर कॉन्जुगेटेड इफेक्ट, उसके पास एक अल्फा कार्बन होना चाहिए एटम हाइड्रोजन के साथ, अल्फा कार्बन उसमें होना चाहिए। द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म डायरेक्टली तभी होंगे जब उसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा। ध्यान रखें, हाइपर कॉन्जुगेटेड इफेक्ट को शो करने के लिए हमारे पास अल्फा कार्बन हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट इफेक्ट पर। नेक्स्ट है अब हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का मतलब यह है कि किसी चीज़ को एलिमिनेट करना, मतलब हटाना। द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, ये आपकी ऐसी टाइप की रिएक्शन है, द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच टू एटम जो है वो एलिमेंट हो, दो एटम जो है वो आपके एलिमेंट हो, और क्या बना दें आपका एल्कीन बना दे, और साइक्लो एल्केन और कार्बन बना दें, ठीक है। या तो वो आपका एल्कीन बनाए या आपका साइक्लो एल्केन बनाए, मतलब आपका
साइक्लोएल्केन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, ये सब, और या तो कार्बन बना दे सीधा ही। इसके टाइप्स होते हैं रिएक्शन के। फर्स्ट आती है अल्फा अल्फा रिएक्शन। अब अल्फा अल्फा के पार्ट्स होगी। एलिमिनेशन ऑफ टू एटम, जो दो एटम है वो एलिमिनेट होंगे आपके सेम कार्बन एटम से, ठीक है, जिसके पास दो अल्फा कार्बन हो। तो यहाँ से देखिए, अब आपका था ये, हमने एग्जांपल लिया रिएक्शन ऑफ CH Cl3 की किसी भी एल्कली के साथ करवाई, तो एल्कली हो गया हमारा OH3, और इसके पास जो अल्फा थे सेम ही है कार्बन से, हमने H को भी हटाया और हमारे Cl को भी हटाया, तो H जो है वो तो इधर के साथ निकल जाएगा और Cl जो है वो हमारा अकेला निकल जाएगा, और बाकी हमारे पास CCl2 आ जाएगा। तो क्या बन गया, डायक्लोरोकार्बीन। एल्कीन बनाना था तो हमने बना दिया डायक्लोरोकार्बीन। तो यहाँ पर अल्फा अल्फा पोजीशन से जो है वो आपके सेम कार्बन एटम जो इसके पास अल्फा कार्बन थे तो वहाँ से सेम से रिमूव हुआ, तो उसको हम कहते हैं अल्फा अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हमारे, नेक्स्ट है अल्फा बीटा रिएक्शन एलिमिनेशन। अल्फा बीटा क्या कहती है, एलिमिनेशन ऑफ टू कार्बन एटम। एलिमिनेशन जो है वो दो कार्बन एटम का या किसी भी ग्रुप का वो एडजेसेंट एटम से होना चाहिए। मतलब एडजेसेंट मतलब आमने सामने वाले आपके उनसे होना चाहिए। जैसे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन होती है, जैसे आपकी हमने लिया CH2 CH3 उसकी हमने अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाई, तो HCl एडजेसेंट आमने सामने वालों से हमारा जो है वो टू एटम निकल गया, HCl निकल गया, डबली बॉन्डेड आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये रिएक्शन अभी आप आगे सीखेंगे। तो यहाँ पर अल्फा बीटा एलिमिनेशन ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी क्लास 12th में यूज़ होगी। इस रिएक्शन को यहाँ से ही अपने नोट कर लो या किसी भी शीट पर नोट कर लो या माइंड में याद रख लो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आएगी पेपर में। अल्फा गामा रिएक्शन जो एलिमिनेशन जो आती है, एलिमिनेशन ऑफ टू एटम और ग्रुप फ्रॉम वन पोजीशन, एक पोजीशन से और अनदर पोजीशन से सेम मॉलिक्यूल के डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन से हो। जैसे यहाँ पर 1,3 डायब्रोमोप्रोपेन का हमने रिएक्शन करवाई जिंक डस्ट इन CH3OH के साथ, वो रिएक्शन आप देख लेंगे। एडजेसेंट पोजीशन से हो, जैसे आपकी अल्फा हो गई आपकी फर्स्ट पोजीशन और गामा हो गई आपकी थर्ड पोजीशन, वहाँ से एलिमिनेशन होगा आप, ठीक है, ये रिएक्शन आप कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है रीअरेंजमेंट और आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। रीअरेंजमेंट से मतलब रीअरेंज करना, और आइसोमेराइजेशन रिएक्शन का भी आपको पता लग जाएगा। द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच वन ग्रुप, एक ग्रुप जो है वो आपका माइग्रेट हो एक वन पोजीशन से टू अनदर, दूसरी पोजीशन पर जाए सेम मॉलिक्यूल में, ठीक है, ध्यान रखते हैं। मतलब वो जिस पोजीशन से है उसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर रीअरेंज भी हो रहा है और आइसोमेराइजेशन भी हो रहा है। आइसोमेरिज में हमने क्या पढ़ा था कि पोजीशन आइसोमेरिज, चेन आइसोमेरिज, पोजीशन में चेंजिंग हो रहा है, तो आइसोमेराइजेशन भी हो रहा है क्योंकि आइसोमेरिज में हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है, और रीअरेंजमेंट भी हो रहा है, तो इसका मतलब हो गया आपका आइसोमेराइजेशन। 1-ब्रोमोब्यूटेन लिया, इसकी रिएक्शन करवाई हमने एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, जो कि इंपॉर्टेंट है आपका कैटलिस्ट। तो Br फर्स्ट पोजीशन पे था, वो आ गया आपका सेकंड पोजीशन पे, रीअरेंजमेंट हुआ और आइसोमेराइज भी हो गया, पोजीशन आइसोमेरिज, ठीक है। तो ये आपको रिएक्शन समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं बॉन्ड फिजन मतलब बॉन्ड का टूटना, ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने को हम कहते हैं हमारा बॉन्ड फिजन बॉन्ड का टूटना। फर्स्ट आता है होमोलिटिक फिजन। अगर कोवेलेंट बॉन्ड आपका ब्रेक ऐसे हो कि दोनों एटम को एक एक बॉन्ड मिले, ध्यान रखें, ये जो था दोनों के पास अपने अपने एटम थे, ये वाला और ये वाला क्लोरीन के पास, तो लेकिन दोनों के पास एक एक एटम गया, एक इसके पास आया एक इसके पास आया, ध्यान रखें प्लस के साइड में देखें डार्क जो मैंने सर्कल बना रखा है, दोनों के पास एक एक आए, उसको हम कहते हैं आपका होमोलिटिक फिजन। और जो ये स्पीशीज जो बनकर आए हैं ये दोनों, इनको हम कहते हैं हमारा फ्री रेडिकल, ये होते हैं हमारे फ्री रेडिकल्स, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है, कि वो ऐसे हो कि वहाँ पर हमें दोनों साइड अलग अलग मिल जाए, दोनों साइड दोनों को मिले एक एक एटम, तो वो हमारा होता है आपका होमोलिटिक फिजन, और उसको हम जो बने हैं स्पीशीज उनको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में कहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड, इफ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन सच अ वे दैट बोथ इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्ड पेयर एक्वायर वन एटम, दोनों इलेक्ट्रॉन को आपका एक्वायर बाय वन एटम, जो आपका एक पे, अब आपका फर्स्ट वाली में दोनों पे गया था, अब वही इलेक्ट्रॉन आपका एक ही एटम को मिलेगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन पेयर जब टूटे थे तो ये हो गया आपका एक पे गया, एक बन गया आपका पॉजिटिव और एक बन गया नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव और एक जो आपके नेगेटिव बने हैं, एक है उसमें से कार्बोकटायन जो आपका पॉजिटिव बना, और एक है आपका कार्बो एनायन। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि फ्री रेडिकल क्या होते हैं, कार्बोकटायन क्या होते हैं, कार्बो एनायन क्या होते हैं, ठीक है। जब बॉन्ड का फिजन होता है,
अगर एक इलेक्ट्रॉन के पास, आपका एक ही इलेक्ट्रॉन के पास जाए बॉन्ड, एक पॉजिटिव बने एक नेगेटिव बने, तो वहाँ पर कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन बनेगा। और अगर आपका बने फ्री रेडिकल्स, दोनों में बॉन्ड ट्रांसफर हो, तो उसको हम बोलते हैं आपका होमोलिटिक फिजन। सो नेक्स्ट है आपके होमोलिटिक फिजन और आपके हेट्रोलिटिक फिजन्स के स्ट्रक्चर जो मैंने आपको दे रखे हैं। फर्स्ट में देखे 12 कार्बन एटम है, उसी को ही हमने सबसे ज़्यादा होगा, जिसके पास जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे उसमें सबसे ज़्यादा आपका बॉन्ड फिजन होगा, उतने ही बॉन्ड टूटेंगे वहाँ से। तो 12 वाला सबसे ज़्यादा होगा, फिर 9 वाला उससे कम होगा, ये आपका एक ही हाइड्रोजन है यहाँ पर। फिर 6 वाला हाइड्रोजन जिसके पास होगा उसमें सबसे ज़्यादा कम होगा बॉन्ड का टूटना, और जिसके पास 3 कार्बन हाइड्रोजन एटम है आपके, वहाँ पर आपका और भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना वहाँ पर आपका जो है बॉन्ड का टूटना है वो कम हो जाएगा, बॉन्ड फिजन कम हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट मतलब आपका होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच वन ग्रुप और एटम जो है वो डिस्प्लेस कर जाए अदर को। मतलब जहाँ पे आपका Cl लग रहा था वो डिस्प्लेस करके वो हट जाए और दूसरा एटम वहाँ पर आकर लग जाए, सब्स्टिट्यूट हो जाए। ये रिएक्शन आपकी 3 टाइप्स की होती हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है अदर एटम का आपका। फर्स्ट आती है जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक क्या होते हैं आपके, फर्स्ट ये रिएक्शन होती है आपकी न्यूक्लियोफाइल से। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, न्यूक्लियस लविंग, तो वो होते हैं आपके न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव चार्ज वाले, नेगेटिव मतलब जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं आपके, जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं उनको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियस लविंग को भी हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। जैसे हमने रिएक्शन करवाई CH3Cl और साथ में हमने किया OH नेगेटिव के साथ, तो यहाँ पर अब Cl था, Cl हट जाएगा यानी डिस्प्लेस हो जाएगा, वहाँ पर OH लग जाएगा, तो बन गया आपका CH3OH प्लस Cl नेगेटिव आपका हट गया। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसी की टाइप की है। इलेक्ट्रोफिलिक में हम इलेक्ट्रोफाइल के साथ करवाएंगे, जो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज और जिनके पास इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन को आपका इलेक्ट्रॉन रिच नहीं होते, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। बेंजीन रिंग ली हमने वहाँ पर और इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करवाई Cl2Fe की प्रेजेंस में, क्लोरोबेंजीन बन गया, H आपका डिस्प्लेस हो गया, हट गया, चेंजिंग हो गई। तो ये होती है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सभी आपकी क्लास 12th में और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में पूछ ली जाती है और क्वेश्चन भी आता है, कन्वर्जन भी आता है इन पर। नेक्स्ट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज कैरिड बाय फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल हमने अभी देखा था, क्लोरीन ब्रोमीन, ये सब हमारे फ्री रेडिकल हैं जिन पर चार्ज जो है वो पॉइंट पे ट्रांसफ़र होता है, मतलब दोनों के पास इक्वल चार्ज आता है। जैसे Br2 हो गया, अब हमने यहाँ पर का ये लिया प्रोप1इन Br2 के साथ रिएक्शन करवाई, तो Br आपका फर्स्ट यहाँ से सेकंड थर्ड पोजीशन पर लग गया और HBr निकल गया, तो सब्स्टिट्यूट हुआ। Br के साथ Br जो था वो अब HBr के साथ हट गया, और 2 Br थे हमारे यहाँ पर फ्री रेडिकल के साथ करवाई, तो Br था वहाँ जहाँ पर H था वहाँ पे HBr, H हट गया और Br आपका लग गया वहाँ पर जाकर, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पर आपका। नेक्स्ट आते हैं, अब हमने सब्स्टिट्यूट किया, अब हम एडिशन करेंगे। एडिशन रिएक्शन होती है आपकी ऐड करना। द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन जहाँ पर हम 2 एटम और ग्रुप्स को रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ और एक सिंगल मॉलिक्यूल बना देंगे, मतलब ऐड होकर एक सिंगल मॉलिक्यूल को बनाएंगे। इसमें फर्स्ट आती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक टू कार्बोनाइल ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाना कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये आपका कार्बन चैन में लग जाएगा और एक आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को न्यूक्लियोफाइल जो है वो वहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो इसी को कहते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ऐड हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल का ऐड होना। इलेक्ट्रोफाइल का ऐड यहाँ पर होगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू आपका होगा एल्कीन में। तो देखिए H पॉजिटिव के साथ हमने रिएक्शन करवाई, तो डबल बॉन्ड हटेगा क्योंकि अब H आ रहा है CH3, तो जो डबल बॉन्ड आपका हटेगा उसका चार्ज जो है वो CH2 पॉजिटिव पर CH2 पे लग जाएगा, तो चार्ज लगा और डिस्प्लेस हुआ यहाँ से और यहाँ पर हटा और एक सिंगल मॉलिक्यूल ऐड होकर बन गया आपका CH2CH3। इसमें भी सेम आता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, सॉरी एडिशन। तो HBr का एडिशन करवाया हमने एल्कीन में, अब हमने यहाँ पर Br लिया, तो अब वहाँ पर HBr निकल रहा था, यहाँ पर वही HBr आपका ऐड होगा रिएक्शन में। सब्स्टिट्यूट में HBr आपका निकल रहा था और यहाँ पर HBr ऐड हो रहा है, जो वहाँ पर निकला अब वो ऐड होगा यहाँ पर एडिशन में। तो एडिशन हुआ, एडिशन करा हमने प्रोपीन का HBr के साथ, तो H जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा, डबल बॉन्ड हटेगा
और जिस पर आपके कम हाइड्रोजन होंगे वहाँ पर जाकर बी आर लगेगा आपका फ्री रेडिकल रिएक्शन में। ठीक है, ध्यान रखें, जहाँ पर आपके हाइड्रोजन कम होंगे वहाँ पर जाकर बी आर लग जाएगा सबसे कम पोजीशन वाली पे। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शंस को देखते हैं अब हम। सो फर्स्ट है अब हमारा इलेक्ट्रोफाइल। कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इतनी देर से हम इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करवा रहे थे, तो मैंने आपको बताया था वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होते हैं आपके। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होते हैं आपके, सबसे पहले जो होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होते हैं। दीज आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होते हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होते हैं। नेक्स्ट दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। मैंने आपको ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और ये लुईस एसिड की तरह आपके एक्ट करते हैं। एग्जाम्पल देखें तो Cl पॉजिटिव आता है, Zn2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, सबके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ पर देखें सबने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है। सो एग्जाम्पल आप देख लेंगे। न्यूक्लियोफाइल देखें, जो हमारे न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज होते हैं और ये रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन इनके पास बहुत ज़्यादा होता है, तो ये लुईस बेस की तरह एक्ट करते हैं, जैसे Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, आयोडो नेगेटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं जो हमारी रिएक्शन में यूज़ होते हैं। दीज आर हाईली रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशीज होते हैं और ये बहुत कम लाइफ के होते हैं। दे कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम रिएक्शन, इनको हम रिएक्शन में आइसोलेटेड नहीं कर सकते। फर्स्ट आता है कार्बोकेटायन। ये ऑर्गेनिक स्पीशीज होते हैं जिनके पास पॉजिटिव चार्ज का कार्बन होता है, कार्बन एटम होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है उनके कार्बन एटम पे। जैसे हमने रिएक्शन करवाई थी अभी CH3Cl की सनलाइट में करवाई, यहाँ पर हेट्रोलिटिक हुआ आपका, हेट्रोलिटिक, तो CH3 पॉजिटिव हुआ यहाँ पर आपका और Cl नेगेटिव निकल गया, तो एक कार्बोकेटायन बना था, एक कार्बो एनायन बना था आपका। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है आपका कार्बोकेटायन में, टर्सरी, जिसके पास सबसे ज़्यादा कार्बन होते हैं आपके। फिर सेकेंडरी और प्राइमरी सबसे कम होता है। कार्बो एनायन में देखें तो कार्बो एनायन क्या होते हैं आपके, द ऑर्गेनिक स्पीसीज जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है उनके कार्बन एटम पे, उनको हम कहते हैं कार्बो एनायन। जैसे CH3CHO है, उसको हमने रिएक्शन करवाया OH के साथ, तो H2O तो निकल गया, H2 आपका यहाँ से डिस्प्लेस हो गया और CH2CHO बन गया, जो जहाँ से डिस्प्लेस हुआ वहाँ पर नेगेटिव चार्ज लग गया, इसको हम कहते हैं कार्बो एनायन। कार्बो एनायन की जो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है वो प्राइमरी में होती है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज की। फिर सेकेंडरी, टर्सरी, टर्सरी में सबसे कम होता है कार्बो एनायन, और कार्बोकेटायन में ये उल्टा हो जाता है आपका ऑर्डर। नेक्स्ट देखते हैं फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं आपके। फ्री रेडिकल्स होते हैं ऑर्गेनिक स्पीसीज इन विच कार्बन एटम जो है वो ओड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके पास ओड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब आपके जैसे CH3 की हमने H के साथ करवाई, अब CH3 तो पहले ही आपका फुलफिल है, तो जब इसकी सनलाइट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इसके पास ओड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, मतलब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो और बढ़ गए, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इसमें किस सबसे ज़्यादा होता है, टर्सरी में होता है इसकी स्टेबिलिटी, फिर सेकेंडरी में, प्राइमरी में आपका सबसे कम होता है। सो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।